नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। आप टॉपिक तो जान ही गए होंगे क्या विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देश भर में सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए कानून लागू होते ही खुशी की लहर दौड़ गई। कहीं ढोल, कहीं ताशे बजाए जा रहे थे तो कहीं दिवाली मनाई जा रही थी। कहीं जगह जो पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। पहले आपको दिखाते हैं कि देश के कोने कोने में मनाए गए उत्सवों को किस तरीके से मनाया जा रहा है। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एक उत्सव के रूप में सीएए को। लेकिन ये खुशी जो आप देख रहे हैं, इस खुशी को देखकर विपक्ष को ये खुशी पच नहीं रही है, विपक्ष को एक खुशी रास नहीं आ रही। हर जगह से विपक्ष के विरोधी बयान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक सभी ने सरकार पर इस कानून को लेकर सवाल उठाए हैं। किसी ने लागू करने की देरी को लेकर तो किसी ने विरोध में। और ऐसे ही कुछ विपक्ष के बयान पहले आप सुनिए और मामले की गंभीरता को समझिए। नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। The notification of the CAA is just establishing the fact that they are doing unconstitutional things. This has already been discussed widely in the last couple of years. Now again, just during the election, if they are going to bring this up, it's very evident that they just want to practice divisive politics and they cannot win on a development platform. कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं है। हम सीएए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश की युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है। मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी कोई तो आपने विपक्ष के बयान भी सुने और विपक्ष के ऐसे बयानों का सामने आना ये लाजमी था। ऐसा होना ही था कि देश के कोने कोने में विपक्ष के समर्थक अपने लोगों के समर्थन में रोड शो पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो जाएं। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ऐसे ही देखिए, सरकार के हर एक अच्छे काम के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर लग जाता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है इसमें। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे आज हम और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा और उनकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे कि आखिर ये जो हो रहा है इसका विरोध करने की आवश्यकता आखिर है तो क्या है। और अगर हिंदुओं के हित की बात कर दी जाती है, केवल हिंदुओं की नहीं, सिखों की बात कर दी जाती है, ईसाइयों की बात की जाती है, जो प्रताड़ित होते हैं उनकी मदद की बात की जाती है, तो ये मिर्ची क्यों लग रही है, ये परेशानी क्यों हो रही है? अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन सामने आ गया है, भाई सीए की बात तो आपको पता ही थी, ये कानून तो आना ही था, सब कुछ जानते हुए भी इसकी कभी टाइमिंग पर सवाल उठाना, कभी इसकी नीयत पर सवाल उठाना, ये क्या लाभ देगा विपक्ष को? खैर, एक्सपर्ट्स का ये मुद्दा है, वो बताएंगे अपनी राय। मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आए और ये तस्वीरें भी आप देखते रहिए किस तरीके से। ये असम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और भाग्यनगर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और दिल्ली के भी कुछ क्षेत्रों में जिस तरीके से
इसका विरोध अगर आरंभ हो रहा है, उसी के लिए पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, और जामिया मिलिया इस्लामिया में इसका विरोध जो है वो शुरू हो गया है। आखिर क्या सोच के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि यह कहा गया है कि इससे किसी की नागरिकता जो कि भारतीय है वो नहीं जाने वाली है। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम गेस्ट पैनलिस्ट हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। हाजी नाजिम जी मुस्लिम स्कॉलर हैं जो हमारे साथ इस वक्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है। इसी के साथ साथ रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता। ये आपसे बहुत सवाल हमें पूछने हैं सीए के बारे में, जो भ्रांतियां हैं और इंटरनेशनल मीडिया तक में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और ये बेहद खतरनाक है, हमारे देश के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खैर एक्सपर्ट्स और ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। मनराज गुर्जर जी राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अश्विनी साव नेता तृणमूल कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा वो भी फ्रेम में आ जाएं ताकि इस पूरे मुद्दे की शुरुआत कर ली जाए और सभी से जो है प्रश्न पूछ लिए जाएं। शुरुआत करते हैं क्योंकि ये मुद्दा है लोगों को समझाने का, लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये हित की बात है नहीं है। जिनको कोई डाउट्स है तो भाजपा के प्रवक्ता से शुरुआत की जाती है। रमाकांत मिश्रा जी, विपक्ष सवाल तो उठाएगा, वो उनका हक है, विपक्ष है वो, लेकिन आप अगर हमारे देश के नागरिकों को संक्षेप में चाहे बताना चाहें कि भाई ये कानून किसके हित के लिए है, इससे क्या लाभ होने वाला है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इससे प्रभावित होने वाला है, और किस नियत के साथ सरकार के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है अब जारी किया गया और क्या मकसद था। रमाकांत जी। देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पर आपने कहा है सरकार की प्रवक्ता होने के नाते, और निश्चित तौर पर सरकार नहीं, पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं यहाँ पर वो पक्ष को रखूं जिससे जनता हमारी समझ सके। निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छे मकसद से लाया गया एक कानून है। और जहां तक सीएए की बात है, हमने देखा था, हालांकि इसके ऊपर में बहुत भ्रांतियां फैलाई गई थी, उन भ्रांतियों को नजरअंदाज करते हुए जैसे हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो इसके सपोर्ट में भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, हम इस चीज को नकार नहीं सकते, जो कुछ इसके विपक्ष में भी करें। हालांकि उनको इस जो विपक्ष में खड़े हैं उनको इससे कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक सीए की बात है, जो कहते थे पहले जो नागरिकता छीनने का जो काम है, ये कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं आपको स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये नागरिकता देने का काम है, न कि कोई छीनने का काम। ये मैं आपको फिर रिपीट कह रहा हूं, जो कि ये नागरिकता देने का काम है, कहीं कोई छीनने का काम नहीं है। अब इसमें क्या है, जो धार्मिक आधार पर जिस तरह से उत्पीड़न होता है पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमान है, बांग्लादेश के अंदर बहुसंख्यक मुसलमान है, आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर में बहुसंख्यक मुसलमान है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। और वहां पर वहां पर उनके ऊपर उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न होने के बाद उनकी जैसे जैसे संख्या घटती जाती है, जहां पर पहले 1947 के समय में हमने देखा था इनका जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन था वो बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज वही स्थिति, कहीं ना कहीं कन्वर्जन होता है, कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ हत्याएं होती है, उनके साथ बलात्कार होता है। ऐसे अनेक उत्पीड़न के केस जब सामने आए तो ये हमारे संविधान निर्माता और जो कांग्रेस पार्टी आज जिसका विरोध करने की कोशिश कर रही है, ये उनके रिजोल्यूशन में भी रहा है। तो जब उनके रिजोल्यूशन में रहा है और संविधान निर्माताओं ने इस चीज को कहा था, जो कि अगर कोई धार्मिक उत्पीड़न जहां पर उनका होता है, जिस देश में होता है, तीनों देश के अंदर में, वहां पर अगर उनको उत्पीड़न होता है तो वहां पर भारत में इसकी नागरिकता दी जानी चाहिए मानवीयता के आधार पर। लेकिन आज वही चीज मैं देख रहा हूं, जो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं तो इनका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2019 के अंदर में आपने देखा, 2020 के अंदर में देखा, इस तरह से इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज मात्र यहाँ पर शिवम जी कहना चाहता हूं, जो 1990 के अंदर में, 89 के अंदर में, जब तमिलों को 4.5 लाख तमिलों को जो श्रीलंका में थे, उनको जब नागरिकता देने की बात आई थी, तो तब तो किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा किया था। तब कहां किसी ने कहा था जो कि भाई तमिल तो पूरे विश्व के अंदर में बहुत जगह फैले हुए हैं, केवल श्रीलंका के तमिल को ही नागरिकता क्यों? तो ये सब जो सारी पेच हैं, सारी जो बातें हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। उसका जो बिल्कुल अच्छे मन से हमारे ये संकल्प, बीजेपी के ये संकल्प पत्र में रहा है, जो कि हम, चाहे वो सीएए का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो,
या आगे आने वाले समय में आप यूजीसी हो या वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ऐसे अनेक विषय आएंगे, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति रोटी उस जगह नहीं सेकना चाहिए जहां पर किसी का भला हो, और इसके लिए आप केवल राजनीति करते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, राजनीति का विषय ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मानवता के आधार पर अगर किसी को नागरिकता देना, तो इसका विरोध जो करता है, क्या आप मानवता का विरोध करते हैं? हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ हैं और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ। अश्विनी साहब, आपका भी स्वागत है, आप भी फ्रेम में आ चुके हैं। सभी से प्रश्न शुरुआत में करना चाहूंगा। अब मैं हाजी नाजिम जी आपसे मैं अगर ये प्रश्न पूछूं कि अगर वहां पे जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको नागरिकता देने की बात है 2014 से जो 31 दिसंबर 2014 तक की जो डेडलाइन भी यहां पर बता दी गई है, उनको नागरिकता देने में कोई परेशानी है? शिवम भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनके अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, हमारा देश हमेशा तरक्की करता रहे और भारत के अंदर हमेशा जमनत तहजीब जिंदा रहे। अब बात जब आपने सवाल किया तो देखिए, सबसे पहले शिवम भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप भारत के अंदर जो सीए कानून आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है भाजपा वालों से तो ये कहते हैं कि ये देश का कानून है, इससे लागू करना। ठीक है, आपने लागू कर दिया, अच्छी बात है, आप नागरिकता दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, जो भारत के अंदर अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि हमारे मैनिफेस्टो में था इसलिए हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही के मैनिफेस्टो में ये भी था, जो आपने ये कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां दी जाएंगी, भारत को स्मार्ट सिटी दी जाएंगी, भारत के अंदर महिलाओं को सुरक्षा दी जाएंगे, तो आपने ये सब कहा था। और तो और आपने ये भी कहा था कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। किसी के हाजी नाजिम जी, आप इतना महत्वपूर्ण विषय का समय जो है आप 15 लाख 2 करोड़ उसमें व्यर्थ ना करें, ये मेरा अनुरोध है आपसे। नहीं, मैं कोई बहस नहीं कर रहा आपसे, मैं कह रहा हूं कि आप इसका सीए के परिप्रेक्ष्य में आके बोलें, क्योंकि मुसलमान जनता आपको ज्यादा बेहतर समझेगी, आपको ज्यादा सुनेगी। बोलिए शिवम भाई, मैं वहीं तो आ रहा था, आपने बीच में बोल नहीं, बोलिए, चलिए बोलिए। हाँ, देखिए सर, उसके 15 लाख की बात करी थी वो नहीं आया, लेकिन भारत में जब ये कहते थे कि हम काला धन लेके आएंगे, तो काला धन तो भारत में आया नहीं, लेकिन भारत का जो सफेद धन था वो जरूर चला गया। अब देखिए, अब आती है सीए की, तो मैं कहता हूँ कि देखिए, सीए के अंदर आप बार बार ये बात कहते हैं कि हम नागरिकता दे रहे हैं, तो भाई दे दीजिए, किसने आपको रोका? 5 साल पहले आप ये कानून लेकर आए थे, तो 5 साल लगे आपको इसको लागू करने के लिए। तो ये बड़े देश का दुर्भाग्य कि आपने 5 साल का जो टाइम था उसको इस तरीके से आपने करा, और जब 2024 का चुनाव नजदीक आया तो आपने नोटिफिकेशन जारी करके देश के अंदर ये कह दिया कि सीए लागू हो गया। तो शिवम भाई, कहीं ना कहीं टाइमिंग का पे सवाल उठता है। आप बार बार जब ये कहते हैं कि सीए हम लागू करें, तो आपको बीच में करना चाहिए था, ताकि जो भारत के अलावा जो आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो आप दूसरे देश की बात करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि वहां से जो हिंदू आया उसको प्रताड़ित किया गया, इसलिए उनको नागरिकता दी जा रही है। तो ये बता दीजिए सर, आप हिंदू भाई को दे रहे हैं, आप सिख भाई को दे रहे हैं, आप पारसी भाई को दे रहे हैं, आप बौद्ध भाई को दे रहे हैं, आप क्रिश्चियन भाई को दे रहे हैं, लेकिन आपने वहीं पर भेदभाव करके मुसलमानों को आपने सीए के अंदर लेकर नहीं आए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सीए आप लेकर आ रहे हैं सर, कहीं ना कहीं रिलीजियस के ऊपर आप लेकर आ रहे हैं। आपने बाकी कम्युनिटी को तो सीए के अंदर रखा, लेकिन मुस्लिम समाज को आपने सीए के अंदर नहीं रखा। लेकिन फिर भी हम अपने भाइयों से ये कहते हैं कि आप भारत के वासी हैं और भारत के अंदर हमेशा अमन और सुख नहीं, अमन सुख रहे, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल यहाँ पर जायज है। आप ये पुनः मुद्दा जिस तरीके से हाजी नाजिम जी मुद्दा जो आप घुमा फिरा के ला रहे हैं कि भाई मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया, आप भी ये जानते हैं पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी है, बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी है, और वहां पे आप हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान में 1.18% हिंदूज बचे हैं, बांग्लादेश में 8.5% हिंदू बचे हैं, अफगानिस्तान में 0.04% हिंदू बचे हैं। ये वो क्षेत्र होते थे जिनको अखंड भारत की श्रेणी में रखा जा सकता है और उसको बता सकते हैं कि ये भारत, वो विशाल भारत का जो चित्र है वो है। जब यहां पर हिंदू बच ही नहीं रहे हैं तो इनकी रक्षा की बात की जा रही है। अब आप कह रहे हैं वहां से मुसलमानों को अनुमति दे दी जाए, उनको इस श्रेणी में रख दिया जाए, फिर तो बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था। वही तो कहता हूं कि देखिए, अभी अखंड भारत की आपने बात करी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा शिवम भाई। मैं चाहता हूं कि भारतीय नागरिक और भारतीय मुस्लिम होने के नाते कि भारत
अखंड भारत बने, और जो हमारे देश के जो टुकड़े हुए थे जिन देश के अलग अलग बने, हाँ। वो वापसी भारत के अंदर आए, क्योंकि भारत हमारा अखंड भारत बनना चाहिए और भारत की एकता अखंडता हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। और देखिए, हम ये चाहते हैं कि देश हमेशा अमन में सुकून रहे और देश हमेशा तरक्की करता रहे, क्योंकि भारत के मुसलमानों की अहम भूमिका भारत के तरक्की में हमेशा आगे होनी चाहिए। जो हाजी नाजिम जी, जो आइडियल वर्ल्ड आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आदर्श दुनिया जो हो, चित्रण जो आप रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है तो नहीं ना। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं। हर एक डेटा बताता है। मैं हिंदू भी नहीं कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा बड़े प्रेम से, आप समझिए कि 1000 से ज्यादा बच्चियों का किडनैप वहां पर होता है, जिसमें सिख भी शामिल हैं, जिसमें क्रिश्चियन महिलाएं भी, बच्चियां भी शामिल हैं। हर साल 1000 बच्चियों को उठा के जबरन उनका किडनैप करना, उनका रेप करना, और उसको नाम क्या देते हैं कि भाई अपनी मर्जी से उसने धर्म परिवर्तन किया है और उसने बच्ची ने शादी कर ली है। अब वैसा व्यक्ति पाकिस्तान से बचकर अगर आना चाहा, उसने वो निकल के वहां से आया और वो भारत में रुका, उसको हक मिलना चाहिए, या वहां पर मौजूद ऑलरेडी मेजॉरिटी में जो मुसलमान है, जो कि वहां का नागरिक है, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जब मुसलमान अपने कंट्री में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, क्या आपको लगता है वो वहां पर अनसेफ है? ये भेदभाव किस तरीके से हो गया, आप बताइए। शिवम भाई, देखिए, आपने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे अपने भारतीय भाइयों को देखिए भारत के अंदर रहने की अनुमति मिल रही है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे भारतीय भाइयों को भारत के अंदर रहने की अनुमति मिल रही है। लेकिन मैं सब ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जब अभी आपने देखा होगा जुमे के दिन जब जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां पर दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, नमाज पढ़ते हुए लात मारी गई। तो देखिए, भारत के अंदर मुसलमान के साथ भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि सर, सीए हाजी नाजिम जी, उसका एक छोटा सा काउंटर है। वक्फ की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, देश में तीसरे नंबर पे आती है, फिर भी सड़कों पे नमाज पढ़नी है, तो फिर ये गलती तो मुसलमानों की है, जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं तय होती है। बिल्कुल हाजी नाजिम जी, नहीं, आप इस मुद्दे को लात मारने से करेंगे, कल को रेलवे ट्रैक के आगे कोई बैठ जाए, कोई नमाज पढ़े, तो ये गलत हो जाएगा ना। हाजी नाजिम जी, ट्रैफिक का रूल, वो बेचारा, उसको वहां पर ट्रैफिक भी मैनेज करना है और आपको नमाज भी बीच में पढ़नी है। नहीं, ठीक है हाजी नाजिम जी, आपकी पूरी बात मैंने ली। हमारे साथ मनराज गुज्जर जी भी हैं, उनके भी पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर सीए का जिस तरीके से विरोध यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, अब ये कह रहे हैं टाइमिंग, क्योंकि हाजी नाजिम जी बिल्कुल विपक्ष की लैंग्वेज में ही बोल रहे हैं कि ये टाइमिंग पर भी तो मैं सवाल उठाऊंगा, आपको करना था आप पहले कर देते। अब आपने 2024 से पहले इसको लाने का अगर प्रयास किया तो उसके पीछे आपकी मंशा क्या है? और हम तो कहते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और इस देश में साल भर आए दिन चुनाव होते रहते हैं, टाइमिंग पर हर बार सवाल उठा पाना टेक्निकली उतना सही तो नहीं होगा, लेकिन विपक्ष की सारे सवालों का मतलब क्या, जवाब क्या होना चाहिए? देखिए शिवम जी, भारत सरकार ने, या यूं कहे कि मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच 2019 में गई। उन्होंने कहा कि हम सीए का कानून लाएंगे और जनता ने उनको मेजोरिटी के साथ वोट देकर जिताया और बोला कि हाँ, आप ये जो मैनिफेस्टो में जो चीजें रखी है उनको पूरा कीजिए। सरकार ने अपना काम करना प्रारंभ किया, सीए कानून लाया। अब हाजिम नाजिम साहब को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो मुस्लिम बाहुल्य देश है, अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र मानते हैं, उन देशों से अगर कोई हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी आता है तो उनको भारत नागरिकता देती है, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? आपको किस चीज की दिक्कत हो रही है? आप पहले तो ये बता दीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए है उसकी व्यवहारिकता पर आप क्वेश्चंस उठा रहे हो। वो इसलिए रोका गया दोस्त, जब 2019 में पास किया गया, और उसको इसलिए रोका गया क्योंकि आपके चाचा, मामा, फूफा सब बैठ गए थे ना दिल्ली में धरना देने के लिए। उनको आप लोगों ने भड़का दिया था ना, उनको आप बिठा रहे थे ना पैसे देके। वहां पर किस प्रकार का धंधा चल रहा था वो आपको पता है, आप जानते हैं। आप देश का विरोध करने लग जाते हो, मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आप देश के विरोध करने में लग जाते हो, और उस चीज को देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। सीए कानून शिवम जी पूर्ण रूप से उन लोगों को नागरिकता देता है और एक प्रोसीजर से देता है जो इन 3 देशों से आए हैं, क्योंकि ये तीनों देश अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र मानते हैं। और अगर भारत ने उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है तो ये भारत का प्रोसीजर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुस्लिम को भी नागरिकता देने से मना कर देंगे। आप आवेदन कीजिए ना, भारत सरकार ने कहा आप आवेदन कीजिए। भारत सरकार की गृह मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की टीम इसका अवलोकन करेगी और वह देखेगी कि क्या वाकई उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, क्या वो प्रावधानों को पूरा कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल नागरिकता मिलेगी। इस दोहरे रवैये को और ये विपक्ष की चाल में आकर जिस प्रकार से मुसलमान भाइयों और बहनों को गुमराह किया जा रहा है, शिवम जी, ये वही लोग हैं जो 3 तलाक जैसे कानूनों का विरोध कर रहे थे। आज देखिए मुस्लिम बहनें कितनी खुश हैं। आज उनको जीवन जीने की बेसिक नीड्स आजादी के इतने सालों बाद किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया।
मुस्लिम भाइयों के लिए किस प्रकार से योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, किसने दिया? उत्तर प्रदेश में देखिए, केंद्र में देखिए, हर जगह। लेकिन ये क्या करते हैं, इनका ये वही लोग हैं, ये हलाला सिस्टम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये लोग लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और बार बार मुसलमानों के नाम पर अल्पसंख्यक का राग रोकने वाले ये लोग, इन लोगों को पता है कि कांग्रेस की सरकार के टाइम पर इनको किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता था। इनके आगे पीछे सरकारें दौड़ा करती थी और अब इनको पता है कि सरकारें आगे पीछे नहीं दौड़ेगी, तो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को पता है और भारत के माननीय गृह मंत्री ने पहले ही ये बात कह दी थी कि हम चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे और उन्होंने लागू किया है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक व्यवधान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपकी बातें हैं और ये विरोध प्रदर्शन का जो दौर है, जो पूरे सिस्टम को पैरालाइज करने का, सड़कों को जाम करने का, विरोध करना ठीक है, अनुमति आपको है, आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को पैरालाइज करने की जो प्रक्रिया, सड़कें रोक देना, लोगों को आने जाने में बाधा होना। हाजी नाजिम जी, आपको मौका मैं दूंगा, रमाकांत मिश्रा जी भी हैं, उनसे मैं एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ लूं कि आपने जो ये नोटिफिकेशन के जरिए और सीए को अगर समझना हो, रमाकांत जी, ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 31 दिसंबर का जो आपने टारगेट दिया है, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं जो आना चाहते हैं, क्या फिर से कोई अमेंडमेंट होगा? ये थोड़ा सा टेक्निकली भी अगर आप समझा पाए कि या फिर वो सिटीजनशिप एक्ट जो ऑलरेडी है उसी के अनुरूप उनको संरक्षण चाहिए, मदद चाहिए, यहां पर रहने की जगह चाहिए, उनके लिए क्या प्रावधान है? आपने ये तो क्लियर कर दिया कि नॉन मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन और इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करें कि भाई कोई 2016 में जिसके साथ गलत हो रहा है पाकिस्तान में, वो अगर भारत आना चाहे तो क्या तरीका है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया शिवम जी। हालांकि मैंने उस पोर्टल को देखा नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन भी हो चुका है, एप्लीकेशन भी मुझे लगता है जो कि आ गया है उसके ऊपर में, और आज से ही शायद वो पोर्टल भी चालू हो गया। हाँ। मैं जरा पोर्टल जरूर देख लूंगा और मुझे लगता है कि कोई भी दर्शक अगर इस तरह का अगर नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं तो पोर्टल को जब ध्यान से पढ़ें, वहां पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। एक शब्द मैं कहना चाहता हूं। अभी हाजी नसीम साहब कह रहे थे अभी जो मुसलमानों की नागरिकता, आपको अदनान सामी जी याद हैं, जो सिंगर हैं, उनको पहली बार में नागरिकता जब उन्होंने अप्लाई किया था तो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने किया तो उनको एक्सेप्ट कर दिया है। आज अदनान सामी जी भारत की नागरिकता लेकर के यहाँ पर रह रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां पर आपको ये लगेगा कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया है। बिल्कुल, मानवता के आधार पर भारत हमेशा सबसे आगे ही रहा है, चाहे वैक्सीन देने से लेकर तमाम उदाहरण, अगर मैं भी इसको डिबेट को थोड़ा सा इधर उधर ले जाऊं, हजारों टॉपिक्स ऐसे हैं जहां भारत ने दुनिया की मदद करी है। मनराज गुर्जर जी, आप ये मेरे जो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, जो मैंने कहा था 2015 के बाद किया, 2016 के बाद किया, बांग्लादेश में आज भी मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के साथ क्या नहीं किया जाता, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान में किस तरीके से, अब वहां के मुसलमानों को नहीं बुलाने का कारण यही है। सरकार ने इसमें प्रावधान किया है कि 2014 से पहले वे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं और भारत में रह रहे हैं, उनको ये नागरिकता देने का प्रावधान करता है ये कानून। ये पोर्टल में नोटिफाई हो गया है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए वही प्रोसीजर है जो पहले वाला प्रोसीजर था। उसमें यह है कि आपको यहाँ कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा और 7 साल इस देश में रहकर आपको यहाँ के नियम, कानून, प्रक्रियाओं को समझना होगा और उसके बाद आपको यहाँ सरकार को आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोसीजर नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित किए गए थे, जो 5 टाइप से जो नागरिकता मिल सकती थी, जन्म से, राष्ट्रीयकरण के द्वारा, जो हमने पहले भी दी है, उस प्रोसीजर को इनको फॉलो करना पड़ेगा। इस कानून में जो नोटिफिकेशन ये है कि 2014 से पहले इन 3 देशों से जो भी नागरिक आए हुए थे, जो भी प्रवासी आए हुए थे, अवैध प्रवासी, और वह इन 3 देशों से केवल ये 5 समुदाय के लोग, उनको नागरिकता का प्रावधान यहाँ किया गया। तो यहाँ पर नागरिकता प्रावधान किया आपने, जिस तरीके से जिक्र किया है, तो इसमें मुसलमान भी आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल रिलीजन का? बिल्कुल 2014 के बाद मुसलमान भी इसका नागरिकता ले सकते हैं। हाजी नाजिम जी की ऑडियो यहाँ पर कट हो रही है, एक बार फिर से हाजी नाजिम को हम प्रयास करेंगे डायल करने का। रमाकांत मिश्रा जी, आप कुछ पूछने वाले, आप बोलने जो वाले हैं, उसके बीच में मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछ लेता हूं। कई रिएक्शंस आ गए हैं। एक तो टाइमिंग पर सवाल तो उठाया जा रहा है, पिनराई विजन की तरफ से कह रहा है कि ये मुसलमानों को सिटीजनशिप डिनाई करने की प्रक्रिया है। केरला पहला ऐसा था जिसने सीए को अपोज किया, सीपीआर यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, और ये आप मुसलमानों को अलग क्यों रख रहे हैं, ये तो प्रश्न उठाया जा ही रहा है। अब मायावती जी की तरफ से भी एक थोड़ा सा एक बेहतर पॉइंट में अगर कहूं, ये
संदेह, असमंजस व जो आशंकाएं हैं लोगों की, उनको पहले पूरी तरीके से दूर कर दिया जाता और फिर इसको लागू किया जाता, क्योंकि विपक्ष में बहुत ज्यादा लोग यहां पर नहीं। मनराज जी, आपको मौका दूंगा। रमाकांत जी से मेरा सवाल है कि भाई जो आशंकाएं हैं, जैसे फार्म लॉस पर भी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने विरोध किया, लेकिन उस तरीके से नहीं कि सीधा इसको बोल दिया कि भाई ये चुनावी प्रोपेगेंडा बता दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहता हूं। देखिए, आपने ये 2016 के अंदर में जिस तरह से इसका ड्राफ्ट बना, 2019 के अंदर में ये पास हुआ, अब फिर विरोध हुआ, तो ये 4 सालों से चल क्या रहा था, ये समझाने का प्रयास ही तो चल रहा। तो क्या अभी भी चाहिए उनको समय समझाने के लिए? दूसरी बात ये है, मायावती जी ने बहुत अच्छा बैलेंस करके किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, जो टाइमिंग लेकर, जब भारत जोड़ो ने आज जो हाजी साहब कह रहे हैं अभी टाइमिंग के ऊपर में, या कोई भी पार्टियां कह रही है टाइमिंग के ऊपर में, तो जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी और उससे पहले 14 जनवरी को आप जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय में तो कांग्रेस की भाषा कोई नहीं बोला, क्योंकि हम पूछते ना कांग्रेस को जो है ये टाइमिंग किस लिए। तो ये सब जो टाइमिंग वाली बात होती है ना, ये पार्टियों को कहीं ना कहीं आपको एडवांस में समय मिलता है कहीं पे भी काउंटर करने। दूसरी बात यह है, जो कि अदनान सामी का जी का मैं जब जिक्र किया था, वो 2016 के अंदर में उनको नागरिकता मिली और उनको पद्मश्री भी मिला। तो ये ऐसे अनेक उदाहरण है जो मुझे लगता है हाजी साहब को स्पष्ट करना चाहिए, अपने बिरादरी को, अपने आगे आने वाले जो इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको, जो कम से कम इसके ऊपर में भ्रांतियां न फैलाएं। ममता बनर्जी हो या मायावती या कांग्रेस के अन्य पार्टियों के जो भी नेता हैं, ये अपनी राजनीति रोटियां फेंकने की कोशिश करते हैं। रमाकांत जी, बिल्कुल बिल्कुल। रमाकांत जी, ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं करने दिया जाएगा, ये जो नागरिकता किसी की जाने नहीं दी जाएगी, किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजने दिया जाएगा। हाजी नाजिम जी का शायद ऑडियो इशू आ रहा है, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही ऑडियो उनका आता है, हाँ, पहले रमाकांत जी आप, फिर मनराज जी आप। हाँ, मायावती जी को तो पूछ लिया हमने, ये ममता बनर्जी वाला जो ये प्रश्न था कि भाई लागू नहीं होने देंगे, ये पॉसिबल है? कोई भी प्रदेश सरकार अगर केंद्र का कोई नियम है जो संसद से पारित हो चुका है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। एक स्थिति में मना कर सकता है, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, तो उस समय में अगर राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में अगर मान लीजिए उस कानून को लागू नहीं कर पाता है वो, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कम से कम चैलेंज करने के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार हल हो जाती है कानून व्यवस्था को बेहतर। मनराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हाजी नाजिम आप ऑडियो आपको मिल रहा है? एक सेकंड मनराज जी, मैं रमाकांत जी को यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। कोई भी कानून राज्य मना कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नागरिकता का प्रावधान संघ के केंद्र में आता है और इसलिए नागरिकता के प्रावधान को मना नहीं कर सकते। अन्य कानूनों जैसे 3 कृषि कानूनों को मना किया गया था, तो उनको कर सकते हैं, नागरिकता वाले को नहीं कर सकते। स्टेट सब्जेक्ट नहीं, एकल नागरिकता का विषय और एक नागरिकता का कानून बनाने की जिम्मेदारी संघ सरकार की होती है। ठीक है हाजी नाजिम जी, ये आपने अगर पूरी बातों को सुना होगा, आरंभ में तो आपने सुना ही था मनराज गुर्जर जी की तरफ से क्या कहा गया था। आखिर जो विलंब की बात आप कर रहे हैं, जब ये आया था उस दौरान जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो किया था, सड़कों को जाम किया गया था, एक तरीके से पूरी रास्ते को पैरालाइज करने का प्रयास जिस तरीके से किया गया था, विरोध प्रदर्शन, और तब भी ये बोला जा रहा था किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये मुसलमान विरोधी कानून जो बताया जा रहा है मुसलमान विरोधी नहीं है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं पड़ोसी देशों के, वो जो प्रताड़ित उनको किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो नॉन मुस्लिम्स ही वहां पर उस श्रेणी में आते हैं, अगर उनको दिया जा रहा है तो तब भी विरोध किया गया था। अब फिर से वही बात कही जा रही है कि भाई ये इसमें मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा, आपके द्वारा कहा गया। आखिर उसी लाइन पर वापस जाने का क्या फायदा? हाँ शिवम भाई, देखिए जिस तरीके से अभी मनराज गुर्जर जी ने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि माँ फूफी ये सब इन्होंने कहा, इनकी लैंग्वेज आपने देखी होगी किस तरीके से इनको संस्कार मिले हुए, और फिर इन्होंने सवालिया निशान उठाया। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हाजी नाजिम बोलेगा तो आपके पेट में दर्द उठेगा भाई, आपके पेट में दर्द उठेगा। चुपचाप होकर सुन लीजिए बात को। अरे सुन लीजिए, देश की बात है, सुन लीजिए। देश में दर्द होने लगता है आप लोगों के, जो आपने देश के सवालिया निशान आपके सरदार जी इस बात को लेकर फंडिंग की बात करेंगे, अरे आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करते हुए।
अगर हाजिर नाजिर जब बोलता है ना तो आप जैसे जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करते हैं ना, उनको आईना दिखाने के लिए हाजिर नाजिर बोलता है। और सुन लीजिए, एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं, ये देश संविधान अरे सुनिए, क्या तुम कराओगे? तुम क्या कराओगे? फर्जी बात उसे जिस प्रकार का देश के अंदर, जिस प्रकार का देश में गंदगी थोड़ी बहुत फैला रखी है, क्या तुम कराओगे? क्या बात कर रहे हो? क्या आप बात कर रहे हो? सरसों में नमाज पढ़ने दिया जाएगा आपको? आपको सरसों में नमाज पढ़ने दिया जाएगा? आपको प्रदर्शन करने दिया जाएगा? करके रोकने का अधिकार आपको होगा? आप करके रोकोगे? करके रोकोगे? संविधान की बात कीजिए। करके रोकोगे? आप देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते, देश के संविधान को संविधान नहीं मानते आप लोग। आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? भारतीय नागरिकों किस प्रकार की बात कर रहे हो? आप संविधान को मानते हो? आप संविधान को मानते हो? आप राष्ट्र मानते हो? बिल्कुल, चलिए नफरत का माहौल देश के अंदर पैदा करे, चाहिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात। मैंने ठीक है हाजी नाजिम जी, आपको अगर लगा था ये पर्सनल अटैक हुआ था तो मैंने आपको भी मौका दिया दोनों की तरफ से, लेकिन वहीं पर वापस जो मुद्दा आ जाता है कि आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, कि जिसकी नागरिकता किसी की जाने नहीं वाली है। और आने वाले दिनों में हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो इल्लीगली आए हैं क्या उनका कोई इलाज है, इसी कानून के इस्तेमाल करके, इसी को एक बेस रख के, क्योंकि सब कुछ भारत में संविधान के हिसाब से होता है, जिसका यहां पर विपक्ष दलील देता है कि सब कुछ संविधान से देश चलता है, वो चलता ही है। और आने वाले समय में जो इल्लीगली बांग्लादेशी जिस तरीके से आ गए, रोहिंग्या जिस तरीके से आ गए, और पाकिस्तान में तो 2047 में ये जो गजवाए हिंद का नारा भी दिया जाता है, क्या इसलिए विदेश में मिर्ची लग रही है? क्या इसीलिए अल जजीरा जैसा चैनल जो है वो इसको एंटी मुस्लिम लॉ कहने पर मजबूर हो गया, जिसको पता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है भारत के मुसलमानों से और क्या कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसके बारे में चर्चा तो हम लगातार रोज करते ही हैं। इसी के साथ सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी को मैंने बराबर मौका दिया। हाजी नाजिम जी बहुत बहुत धन्यवाद, रमाकांत मिश्रा जी आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, मनराज गुर्जर जी जिस तरीके से आपने पूरा समझाया हमारी जनता को, उसके लिए धन्यवाद। तो ये मुद्दा बड़ा हो चुका है, सीए लागू और विपक्ष हो चुका है बेकाबू। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।